इस क्षेत्र में एकत्र आए देवियों और सज्जनों, मेरे नौजवान साथी और मीडिया और प्रिंट मीडिया के मेरे साथी, मेरा ये सौभाग्य है कि आज मुझे अपना दल की प्रत्याशी श्रीमती रिंकी कौल के लिए आप सबका आशीर्वाद मांगने का मुझे सौभाग्य मिला है। और जिस गर्मजोशी के साथ आप लोगों ने जो उत्साह दिखाया है, जो उमंग दिखाई है, जो ऊर्जा दिखाई है, वह मुझे आश्वस्त कर रहा है कि आपने रिंकी कौल जी को दिल्ली भेजने का मन बना लिया। मित्रों, ज्वालामुखी के इस शक्तिपीठ पर आकर, क्रांतिकारी वीरों की धरती पर आकर मैं अपने आप को धन्य महसूस करता हूं और पंडित महादेव चौबे जी और अन्य क्रांतिकारी नेताओं ने जिन्होंने अपना सर्वस्व लगाया, उनको भी मैं नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने आपके सामने जन कल्याण नीतियां मोदी जी की और योगी जी की, उसके बारे में यहां चर्चा की होगी, ऐसा मुझे पूरा आभास है। आपने बताया होगा कि किस तरीके से जन कल्याण नीतियां आज देश को परिवर्तित कर रही हैं मोदी जी के नेतृत्व में, और धरती पर लागू हो रही है योगी जी के अथक प्रयास से। लेकिन मैं इससे थोड़ा अलग आपसे बात करना चाहता हूं। आज मोदी जी के नेतृत्व में सिर्फ नीतियां लागू हो यही विषय नहीं है, सिर्फ कार्यक्रम गरीबों के लिए लागू हुए यही विषय नहीं है। इससे बहुत दूरगामी प्रभाव रखने वाला और बहुत दूरगामी सोच रखने वाला प्रभाव मोदी जी के नेतृत्व ने देश पर छोड़ा है। और जब मैं ये कहता हूं तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 10 साल पहले आप सब लोग और भारत का आम नागरिक, भारत का साधारण मानवी, भारत का साधारण व्यक्ति जो सोच समझ रखता था, वो 10 साल पहले कहा करता था भारत में कुछ नहीं बदलने वाला है, राजनीति ऐसे ही चलेगी, ये सब राजनेता एक जैसे होते हैं, कोई परिवर्तन राजनीति से नहीं होगा। और 10 साल पहले यूपीए की सरकार में दुनिया में भारत की छवि एक भ्रष्टाचारी देश की बन गई थी। हमें एक पिछलग्गू देश कहा जाता था, साधारण आदमी उदासीन था, साधारण व्यक्ति निराशाजनक परिस्थिति में था। लेकिन 10 साल के अथक प्रयास के बाद, 10 साल मोदी जी के अथक प्रयास के बाद आज यही भारत का साधारण मानवी आज मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को लेकर के चल पड़ा है और उस आत्मविश्वास के साथ खड़ा हो गया। आज वो महसूस करता है कि 2024 में दिया गया वोट, एक एक वोट, वो विकसित भारत के संकल्प की नींव रखने वाला है और हमारे आने वाले लोग उसको देखने वाले। दूसरी बात, मोदी जी ने भारत की, मैं बार बार बोलता हूं, यह विषय नहीं है कि सिर्फ रिंकी कौल जी को आप दिल्ली भेज देंगे, यह विषय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, यह विषय भी नहीं है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। आपके आशीर्वाद से वो जरूर बनेंगे, लेकिन विषय यह है कि मोदी जी ने भारत की राजनीति की संस्कृति, चाल चरित्र, परिभाषा, रंग ढंग, सोचने का तरीका और लोगों के विकास के साथ जोड़ने का काम किया। तो आदरणीय मोदी जी ने किया है, इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए।
आज राजनीति की परिभाषा बदल गई। 70 साल कांग्रेस के राज में हमने जाति की राजनीति की, हमने इलाके की राजनीति की, हमने धर्म की राजनीति की, भाई को भाई से लड़ाया, जाति को जाति से लड़ाई, अगड़े को पिछड़े से लड़ाया, पिछड़े को अगड़े से लड़ाया, मैदान को पहाड़ से लड़ाया, पहाड़ को मैदान से लड़ाया, नदी के इस पार और उस पार के बीच का झगड़ा पैदा किया। यानी फूट करो और राजनीति करो, यह कांग्रेस का तरीका था, यह कांग्रेस का तरीका था। फूट करो और राजनीति करो। लेकिन मोदी जी ने 10 साल में एक मंत्र दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सबको साथ लेकर चलना है। 140 करोड़ की देशवासी हमारे परिवार के सदस्य हैं और सबको आगे ले जाना। विकासवाद की राजनीति को जन्म दिया तो मोदी जी ने दिया। आज हमारे विरोधी भी, उनके पास बोलने को कुछ नहीं है, कुछ बोल नहीं रहे हैं, अभी भी जाति को जाति से लड़ाने में लगे हैं, अभी भी धर्म को धर्म से लड़ाने में लगे हैं। और यहां मोदी जी के नेतृत्व में भारत नई छलांग लगा करके आगे खड़ा हो रहा है और तीव्र गति से आगे चल रहा है। यह बदलता भारत खड़ा हो गया है। मित्रों, मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने रिपोर्ट कार्ड की राजनीति को जन्म दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जवाबदेही की राजनीति को जन्म दिया। आज कोई भी नेता आता है तो उसको अपना रिपोर्ट कार्ड रखना पड़ता है। यह परिभाषा किसने दी? यह परिभाषा मोदी जी ने दी। भारत की राजनीति में हमको समझ लेना चाहिए, विकासवाद की राजनीति। और देखो इसका फर्क क्या पड़ा। इसका फर्क यह है कि आज अमेरिका, जो उसको हम विकसित देश कहते हैं, उसकी अर्थनीति डमाडोल हो गई है, डमाडोल हो गई है। यूरोप की अर्थनीति डमाडोल हो गई है। चीन पिछड़ रहा है, जापान पिछड़ रहा है, ऑस्ट्रेलिया की अर्थनीति डमाडोल हो गई है। लेकिन कोरोना की मार के बाद और यूक्रेन युद्ध के बावजूद भी भारत 140 करोड़ का देश, मोदी जी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर 11वें नंबर से छलांग लगा करके आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई। 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था। और मालूम है हमने किसको पछाड़ा है? हमने ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटानिया, ब्रिटिश, जिन्होंने हमको 200 साल राज किया, उनको हम पछाड़ कर आज हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए हैं। 5वें नंबर। मित्रों, पिंकी कोल जी को जिता करके भेजिएगा, रिंकी कोल जी को चुनाव जिता कर भेजिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और 3 साल के अंदर भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगी। यह बदलता भारत है। आज दवाई में भारत दुनिया का दूसरे नंबर का देश बन गया, दवाई बनाने में दुनिया का। और भारत सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया। कोरोना की वैक्सीन भारत ने 100 देशों तक पहुंचाई, 100 देशों तक। और वैक्सीन मैत्री में हमारे छोटे छोटे देश 48 देशों को मुफ्त में वैक्सीन पहुंचाने का काम किया, तो मोदी जी ने किया। यह भी हमको ध्यान रखना। यानी आज भारत मांगने वाला भारत नहीं है, यह मोदी जी के नेतृत्व में देने वाला भारत बन गया, देने वाला भारत बन गया। नेपाल में क्राइसिस आया, नेपाल में क्राइसिस आया, सबसे पहले भारत पहुंचा। टर्की में क्राइसिस आया, सबसे पहले भारत पहुंचा। श्रीलंका में क्राइसिस आया, सबसे पहले भारत पहुंचा। इसलिए भारत अब देने वाला भारत बन गया। यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। पेट्रोकेमिकल्स में और केमिकल्स में भारत आज आगे बढ़ चुका है। आज इस्पात में दूसरे नंबर का प्रोडक्शन हो गया हमारा, दूसरे नंबर का।
आप सबके हाथ में मोबाइल है, मैं बार बार सबको बोलता हूं, आप सबके हाथ में मोबाइल है ना? जरा जोर से बोलो, मोबाइल है ना? है ना? 10 साल पहले इस मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन चाइना, इसके ऊपर लिखा होता था मेड इन जापान, मेड इन कोरिया, मेड इन ताइवान। आज अपना मोबाइल उठा के देखो, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया। आज 97% मोबाइल आज भारत में बन रहा है। यह बदलता भारत है, यह बदलती भारत की तस्वीर है। आप 10 साल पहले आप जो गणेश भगवान और पार्वती जी और गणेश भगवान और अन्य भगवानों को लाते थे, वह मूर्ति करके आती थी चाइना से, जिसको आप पूछते थे। आज भारत टॉय इंडस्ट्री में तीसरे नंबर पर आकर के खड़ा हो गया, तीसरे नंबर पे आके खड़ा हो गया। विकास के दृष्टि से नए आयाम लिखे गए। गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, किसान, महिला, इनको अगर ताकत मिली है तो मोदी जी के कार्यक्रमों के कारण ताकत मिली, मोदी जी के कारण ताकत मिली। मेरे पहले सब लोगों ने बताया होगा। बताओ, आपके गांव में पक्की सड़क पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? पहुंची है कि नहीं पहुंची है? सड़कों का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हाईवे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? बन रहे। जरा जोर से बोलो भैया, काम हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है कि नहीं हुआ है? आपके गांव में वाईफाई पहुंचा कि नहीं पहुंचा? कॉमन सर्विस सेंटर पहुंचा कि नहीं पहुंचा? डिजिटल इंडिया हुआ कि नहीं हुआ? आज 2 लाख गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया, 2 लाख पंचायतों में, और 2 लाख गांव में कॉमन सर्विस सेंटर खोला गया। मैं यह याद दिलाना चाहता हूं, आशीष जी आपको भी याद होगा, ये कांग्रेसी बोला करते थे ये भारत तो अनपढ़ है, ये अखिलेश पढ़ा लिखा अनपढ़, ये बोलता था भारत तो अनपढ़ है, यहां डिजिटल क्या करेगा, मोदी जी का डिजिटल का सपना क्या होगा। बोलते थे अखिलेश के नहीं बोलते थे? बताओ, बोलते थे कि नहीं बोलते थे? यहां डिजिटल क्या करेगा उनको मालूम नहीं था, मोदी जी को मालूम था भारत का सामर्थ्य। आज एक सब्जी वाला भी डिजिटल पेमेंट लेता है, डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है। यह बदलता भारत, यह इंटरनेट का फर्क है। बोलो, आज सब्जी वाला डिजिटल यूपीआई पेमेंट लेता है कि नहीं लेता है? डिजिटल पेमेंट करता है कि नहीं करता है? भारत डिजिटल हो गया कि नहीं हो गया? ये आयुष्मान भारत, 50 करोड़ लोग, 10 करोड़ 74 लाख परिवार, दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य का कार्यक्रम, हेल्थ कवरेज। और गरीब लोग कौन है? रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेड़ी वाला, सब्जी वाला, बस का ड्राइवर, बस का कंडक्टर, बस का क्लीनर, ट्रक का ड्राइवर, ट्रक का कंडक्टर, क्लीनर, लिफ्ट मैन, सिक्योरिटी मैन, होटल में काम करने वाला वेटर, सैलून में बाल काटने वाला बार्बर, कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करने वाला, ऐसे गरीब लोगों को मोदी जी ने 5 लाख रुपए का गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए हर साल उनकी व्यवस्था की है, 5 लाख रुपए की व्यवस्था की है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा, ये सब डिजिटल है, कैशलेस। 50 करोड़ लोगों के साथ 365 करोड़ रुपए का इलाज हुआ है, और एक भी पैसा अस्पताल में कैश से नहीं गया, ये डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ, डिजिटल के माध्यम से गया है। ये बदलता भारत। बोलो, भारत बदला है कि नहीं बदला है? जरा जोर से बोलो भैया, भारत बदला है कि नहीं बदला है? अब एक खुशखबरी और सुना दूं आपको। आपने रिंकी कौल जी को चुनाव जिता के भेजना, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। इस देश का कोई भी माता, कोई भी बहन, कोई भी बुजुर्ग और कोई भी आने वाले समय में जो बुजुर्ग होंगे, जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर की हो जाएगी, किसी भी जाति की, किसी भी धर्म की, किसी भी इलाके की और किसी भी आमदनी के, अमीर हो या गरीब,
सबको मोदी जी की तरफ से 5 लाख रुपए सालाना का गंभीर बीमारी से लड़ने का आयुष्मान कार्ड मिलेगा। 5 लाख का कार्ड। यहां इंश्योरेंस कंपनी भी हमारे इंश्योरेंस कंपनी भी, आप याद रखिएगा कि वह भी 70 साल के बाद इंश्योरेंस देना बंद कर देते हैं। और मोदी जी इस देश का कोई भी 70 साल से ऊपर का व्यक्ति होगा उसको 5 लाख रुपए का साल का हेल्थ कवर देंगे। और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि आप रिंकी कौल जी को और हमारे दुधी विधानसभा के भाजपा के प्रत्याशी श्रवण गौड़ जी को चुनाव जिता करके उनको ताकत देंगे और उनको आगे बढ़ाएंगे। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि दुधी विधानसभा की तो बात कर रहा हूं, लेकिन एक बात और याद रखिएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, मैं 1993 में अध्यक्ष एमएलए बन गया था। 1993 में हमारे भूपेंद्र जी काफी साल पहले एमएलसी बन गए थे। इनसे पूछो 10 साल पहले की क्या कहानी थी। मित्रों, हमारे इलाके में मेरा बीडीओ आता था और मुझे कहता था, नड्डा साहब आपको इस साल इंदिरा आवास योजना में एक पंचायत में 2 घर मिले हैं, 2 घर, बोलो किसको दूं। मैं कहता था बीडीओ ये घर तू ही रख ले, 1 अनाथ 100 बीमार मैं कहां बांटूंगा, तू ही बांट देना। लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में देश में 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बने। 4 करोड़, एक पंचायत में 50-50 घरों से भी ज्यादा बने, एक पंचायत। और इसलिए आपसे मैं कहता हूं, ये बदलता गांव है, ये बदलता भारत है। और मालूम है घर कैसे बने? ड्राइंग रूम भी है, बेडरूम भी है, किचन भी है, सिलेंडर भी है, टॉयलेट भी है, कोर्टयार्ड भी है। और एक खुशखबरी और सुना देता हूं, आप दुधी जी विधानसभा से हमारे श्रवण गौड़ जी को जिताइए, रिंकी कौल जी को जिताइए। आने वाले समय में अब आपके आवास में, सबके आवास में, नोट कर लेना मेरी बात, प्रधानमंत्री मोदी जी देश को 3 करोड़ नए प्रधानमंत्री आवास देने वाले हैं, 3 करोड़ देने वाले। और एक बात और सुन लीजिएगा, सभी की बिजली, प्रधानमंत्री आवास योजना ही नहीं, आप सबकी भी, आपने रिंकी कौल जी को जिताना, श्रवण गौड़ जी को जिताना, आपकी बिजली का बिल आने वाले समय में 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0। और कैसे होगा? वो होगा प्रधानमंत्री सूर्य हर घर मुफ्त बिजली योजना। हर घर को सौर ऊर्जा लगेगी, हर घर के छत पर सौर ऊर्जा लगेगी, सरकार की तरफ से सौर ऊर्जा। और उस ऊर्जा से जो बिजली पैदा होगी उससे घर का खर्च चलेगा बिजली का। और जो बिजली आपसे बच जाएगी वह बिजली सरकार खरीद लेगी और आपको आमदनी का जरिया हो जाएगा। यह विकास का काम चलेगा। प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना में गैस दिया, अब गैस का सिलेंडर नहीं, आने वाले समय में गैस, सस्ती गैस पाइप से आपके घर में पहुंचेगी, पाइप से आपके घर में पहुंचेगी। यह परिवर्तन, यह विकास, यह काम चल रहा है। और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि उधर के लोग तुष्टीकरण करते हैं और मोदी जी लोगों का संतुष्टीकरण करते हैं, संतुष्टीकरण। वो लोगों को बांटते हैं, लोगों को बांट करके राज करते हैं और वोट बैंक की राजनीति खड़ा करते हैं। और मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास करते हैं। आप बताइए, आज 50,000 किलोमीटर से ज्यादा नेशनल हाईवे बन गए, 50,000 किलोमीटर पिछले 7 सालों 8 सालों के अंदर 50,000। बोलो आपके यूपी में हाईवे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं?
एलिवेटेड रोड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ओवर ब्रिज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इंटरनेट पहुंचा कि नहीं पहुंचा? रेलवे में उत्तर प्रदेश में 19 गुना आपका बजट मोदी जी ने बढ़ा दिया है। आपका बजट 3 गुना, जो टैक्स से पैसा आता है उसको 3 गुना, 3.5 गुना बढ़ा दिया है। और आपका ग्रांट इन एड 3 गुना बढ़ा दिया गया है। इसलिए मोदी जी का आशीर्वाद है और योगी जी का अथक प्रयास है, जो आज उत्तर प्रदेश को, जो कभी बीमारू राज्य था, आज उत्तम प्रदेश बन रहा है, आज उत्तम प्रदेश की ओर आगे जा रहा है। आप बताइए, गोरखपुर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बना कि नहीं बना? बना कि नहीं बना? आप बताइए कि आज 27 मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं कि नहीं खोले जा रहे हैं? आप बताइए, आपके यहां का रेलवे स्टेशन को नवीनीकरण किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? मित्रों, याद रखिएगा, आज से 4 साल 5 साल बाद आप अपने रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन में अंतर नहीं बता पाएंगे। इस तरीके का विकास होगा, इस तरीके से काम हो रहा है। और उसी तरीके से मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा, सोनभद्र का रेलवे स्टेशन और रेणुकूट का रेलवे स्टेशन, दोनों का नवीनीकरण किया जा रहा है, दोनों को विकसित किया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है। इसलिए हर दृष्टि से विकास के नए नए आयाम लिखे जा रहे हैं। और इसीलिए आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं और आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि आज ये समय की आवश्यकता है कि आप श्रवण गौड़ जी को और रिंकी कौल जी को, श्रवण गौड़ जी को लखनऊ भेजिए और रिंकी कौल जी को दिल्ली भेजिए और रॉबर्ट्सगंज का विकास को अपने आप योगदान कीजिए, सोनभद्र का विकास कीजिए, इसको आगे बढ़ाइए। दोनों सामाजिक दृष्टि से काम में जुटे हुए हैं, इनके विकास के साथ हमको आगे बढ़ना है। लेकिन मित्रों, एक बात और मैं बताना चाहता हूं। आज एक चर्चा चली हुई और ये कांग्रेसी जो हैं और ये जो समाजवादी पार्टी हैं, इनको षड्यंत्र के सिवाय और कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता है। मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? इनको षड्यंत्र के सिवाय कुछ नहीं आता। अब इनका बस नहीं चल रहा है तो कहते हैं कि बीजेपी वाले, एनडीए वाले दलितों का आरक्षण समाप्त कर देंगे, संविधान बदल देंगे। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं कांग्रेसी? बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? आपको मालूम है, मोदी जी ने कहा है कि जब तक मोदी जिंदा है और जब तक बीजेपी पार्टी है, तब तक दलितों का किसी को भी हिस्सा नहीं लेने देंगे और आदिवासियों का हिस्सा नहीं लेने देंगे और पिछड़ों का भी हिस्सा नहीं लेने देंगे। लेकिन मैं पूछता हूं, अखिलेश बाबू और ये कांग्रेसी, ये 2 शहजादे जो आजकल दोस्ती कर रहे हैं, पहले 2017 में भी दोस्ती की थी, बाद में दोनों बिछड़ गए थे, आजकल फिर नजदीक आ गए हैं। मैं आपसे पूछता हूं, ये राहुल पता नहीं कितना पढ़ा लिखा है, लेकिन संविधान तो पढ़ा नहीं, संविधान की पुस्तक लेके फिरते हैं। उस संविधान में कहते हैं इसको मैं बचाऊंगा। अरे, आप धर्म के आधार पर आप आरक्षण देना चाहते हैं और दलितों का हिस्सा लेना चाहते हैं। आप आरक्षण धर्म के नाम पर करके आप आदिवासियों का हिस्सा मारना चाहते हैं। आप धर्म के नाम पर पिछड़ों का, आदिवासियों का, दलितों का हिस्सा मारना चाहते हैं। आप डाका मारना चाहते हैं। याद रखिएगा, जब तक मोदी जी जिंदा हैं और जब तक बीजेपी पार्टी है, हम धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने देंगे और किसी को डाका नहीं मारने देंगे। उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, खुद चोरी करो। कल ममता जी को हाई कोर्ट ने कह दिया कि 2010 से 2024 तक
जितने भी मुस्लिम भाइयों को तुमने बैकवर्ड का सर्टिफिकेट दिया है, सब के सब निरस्त किए जाते हैं, सब के सब निरस्त किए जाते हैं। किसने मारा डाका? ममता ने मारा डाका। किसका मारा डाका? बैकवर्ड का डाका, रिजर्वेशन पे डाका डाला। और उन्होंने यह भी कह दिया कि आगे से कोई भी धर्म के आधार पर कोई भी रिजर्वेशन किसी को नहीं मिलेगा, यह कह दिया। बाबा साहब अंबेडकर कह के गए जिस बात को मोदी जी कहते हैं कि कोई भी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, लेकिन ये बेईमान लोग, ये बेईमान पार्टियां, ये पिछले दरवाजे से मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए पिछड़ा, अति पिछड़ा, आदिवासी, दलित का आरक्षण का हिस्सा मारते हैं। आंध्र प्रदेश में इन्होंने 4 बार प्रयास किया, हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया। कर्नाटक में इन्होंने 2 बार प्रयास किया, निरस्त हो गए। बोलो ऐसे लोगों को रहने दोगे क्या? जरा जोर से बोलो, ऐसे लोग जो पिछले दरवाजे से आपका हक मारते हैं, ऐसे लोगों को आने दोगे क्या? आने दोगे क्या? मित्रों, ये इस तरीके की हरकत करने वाले लोग हैं। और याद रखना, ये राहुल गांधी, ये अखिलेश, ये इंडी गठबंधन, ये घमंडिया गठबंधन, ये परिवारों की पार्टी है। और इतना ही नहीं, ये सब भ्रष्टाचारी पार्टी है, सब भ्रष्टाचारी पार्टी, सब भ्रष्टाचारी पार्टी, ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार किया। बोलो कांग्रेस ने कोयला घोटाला किया था कि नहीं किया था? बोलो कांग्रेस ने चीनी घोटाला किया कि नहीं किया? चावल घोटाला किया कि नहीं किया? 2G 3G का घोटाला किया कि नहीं किया? कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला किया कि नहीं किया? पनडुब्बी का घोटाला किया कि नहीं किया? हेलीकॉप्टर का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताओ, अखिलेश ने गोमती रिवर फ्रंट का घोटाला किया कि नहीं किया? लैपटॉप का घोटाला किया कि नहीं किया? और इसके साथ साथ अनाज का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताओ, लालू चारा खा गया कि नहीं खा गया? लालू अलकतरा खा गया कि नहीं खा गया? लालू नौकरी, जमीन के बदले नौकरी खा गया कि नहीं खा गया? नहीं, नौकरी के बदले जमीन खा गया कि नहीं खा गया? आप बताओ कि कविता केसीआर ने शराब का घोटाला किया कि नहीं किया? अरविंद केजरीवाल ने शराब का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताओ, दवाई का घोटाला किया कि नहीं किया? और ये ममता ने टीचर भर्ती घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताइए, ये डीएमके ने बालू घोटाला किया कि नहीं किया? ये सारे घोटालेबाज, ये भ्रष्टाचारी बचाओ मुहिम में लगे हैं। और मोदी जी ने कहा है भ्रष्टाचार हटाओ, ये बोलते हैं भ्रष्टाचार बचाओ। ऐसे लोगों को आगे आने दोगे क्या? आने दोगे क्या? इनकी जगह कहां है? कहां है इनकी जगह? कहां है इनकी जगह? आप बताओ, राहुल गांधी बेल पर, सोनिया गांधी बेल पर, चिदम्बरम बेल पर, कार्तिक चिदम्बरम बेल पर, लालू यादव बेल पर, 1 तारीख तक केजरीवाल बेल पर। और आप देखिए, मनीष सिसोदिया जेल में, डीएमके के मंत्री जेल में, टीएमसी के मंत्री जेल में, आजम खान जेल में। ये सारे जेल और बेल में हैं कि नहीं है? ऐसे भ्रष्टाचारियों को आगे आने दोगे क्या? आने दोगे क्या? मित्रों, याद रखो, एक तरफ राम विरोधी, सनातन विरोधी, राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, और एक तरफ राष्ट्र समर्थक, देश समर्थक, समाज के लिए मर मिटने वाले और समाज को आगे ले जाने वाले मोदी जी के नेतृत्व में 140 करोड़ परिवार की चिंता करने वाले वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अपना दल की हमारी प्रत्याशी बहन रिंकी कौल जी को कप प्लेट जिनका निशान है, उनको आपने विजयी बनाना है। बोलिए, बनाएंगे ना? कप प्लेट पर बटन दबाएंगे ना? और हमारे श्रवण गौड़ जी को चुनाव जिताएंगे ना? जिताएंगे।
लखनऊ में भेज करके उत्तर प्रदेश की पूरी ताकत से इलाके का विकास कराएंगे ना, दुद्धी का विकास कराएंगे ना। मेरे साथ नारा बोलिए, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार। आप रिंकी कौल जी को चुनाव जिताइए, कप प्लेट पर बटन दबाइए और हमारे दुद्धी से श्रवण गौड़ जी को चुनाव जिताइए और इनको आगे भेजिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तर प्रदेश। जय जय श्री राम। ऐतिहासिक उपस्थिति जनसभा को संबोधित किया अपने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश